जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सुपर 25 क्वेश्चन। कितना? सुपर 25 क्वेश्चन। जिस तरह से एचईपी का सुपर 25 क्वेश्चन आया था, लोगों ने बहुत ही कमेंट किया सर हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से बना दीजिए, और लोगों के प्यार से और थोड़ा सा कमेंट से हमने क्या कर दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन दोबारा लेकर आए हैं। ठीक है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या कर दिया जाएगा, एकदम से इजी फॉर्म में, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे इसमें हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो लेकर आया जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको इन 25 क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो एज इट इज 18 से 20 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही मिल जाने वाला, और ऐसे यदि लिख कर चले आएंगे तो टॉप करने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ठीक है, यदि मान लेते हैं किसी भी आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए या और किसी भी टॉपिक पे यदि चाहिए नोट, तो आप हमारे नंबर पे 8847684147 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे। बताने जाने से पहले यहाँ से बता देते हैं, टुमारो यानी कल आपका रहेगा, मतलब कितना तारीख, 10/7/2000। कितना? 10/7/2000। ठीक है, ये 10/7/2000। ठीक है, यहाँ से मतलब 10 जुलाई को मेरा बर्थडे है जी, बर्थडे है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसके दौरान आपको जो भी टॉपिक का नोट्स चाहिए आपको फ्री ऑफ कोर्स इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफर एक दिन के लिए रहे। ठीक, तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं क्या, फार्मास्यूटिकल के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा, डिफाइन इम्प्योरिटी एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। देखिए, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, कोई बकवास वाली चीज़ें नहीं लिखना। हमसे पूछा डिफाइन इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी की सटीक डिफिनेशन लिखेंगे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी को लिख देंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता किस तरह से क्वेश्चन, यदि 3 नंबर में आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, यदि 5 नंबर में आएगा तो इसे थोड़ा सा और इलोबरेट करके लिखिएगा। ठीक, तो लिखा है डिफाइन इम्प्योरिटी एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। जैसे पहले इम्प्योरिटी की डिफिनेशन लिखते हैं, क्या इम्प्योरिटी की सटीक डिफिनेशन लिखते हैं, लिखा क्या है, जनरली इम्प्योरिटी मीन एनी अनरिलेवेंट, जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, अनवांटेड, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, थिंग्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा है उसमें कोई अनरिलेवेंट चीज़, अनवांटेड चीज़ यदि इंटर कर जाती है और उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को यानी प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है या चेंज कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के हिंदी में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसे अशुद्धियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो ये सटीक डिफिनेशन हो गई किसकी, इम्प्योरिटी की। अब आते हैं किस पे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पे आते हैं। किस पे? सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पे आते हैं। मतलब इम्प्योरिटी की क्या क्या सोर्स है जो हमारे प्रोडक्ट में इंटर कर सकता। तो यहाँ पर हमने प्यारा सा ट्रिक बना दिया। किससे? ट्रिक, राम राम मर, राम राम मर सच, राम राम मर सच। अब आर से क्या होता है, देखिए RA से मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर। मान लेते हैं मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में जो भी आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं उससे भी क्या कर सकते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी इंटर कर सकती है। तो पहला चीज़ है मतलब इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल से इंटर कर सकती है। दूसरा, रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर प्रोसेस में उससे भी इम्प्योरिटी इंटर कर सकती है आपके प्रोडक्ट में। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, मेथड प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब किस मेथड से आप अच्छे से अपना मेथड नहीं करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी इंटर कर सकते। ठीक, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उससे भी इम्प्योरिटी आपके क्या कर सकती है, प्रोडक्ट में इंटर कर सकती है। तो ठीक हो गया। यस से क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन। मान लेते हैं आप किस कंडीशन में स्टोरेज किए, जैसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखे हैं तो उससे भी इम्प्योरिटी उसमें अंटर यानी अंदर हो जा सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि वेल क्लोज कंटेनर में नहीं रखे हैं तब भी इम्प्योरिटी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से यानी स्टोरेज कंडीशन से भी यानी जा सकती है आपकी इम्प्योरिटी आपके इसमें प्रोडक्ट में।
एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक मतलब जो हमारे वातावरण का आसपास का वातावरण है उससे जो कंटामिनेशन होता है, जो बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है, इन सब से भी इंटर कर सकती है इम्प्योरिटी आपके प्रोडक्ट में। नेक्स्ट दे रखा केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस। मान लेते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं प्रोडक्ट का, जैसे हम लेते हैं जीरो डाल क्या बनाना है, जीरो डाल पी बनाना, क्या बनाना है, जीरो डाल पी बनाना है, ठीक है। इसमें कौन सा केमिकल होता है, साइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल होता है। अब जो ये केमिकल यूज कर रहे हैं इसी में ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो जीरो डाल जो पी बन के तैयार होगा, प्रोडक्ट जो बन के तैयार होगा उसमें भी ऑलरेडी इम्प्योरिटी रहेगी, क्योंकि हमारे केमिकल में ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक। तो इनके द्वारा भी इंटर कर सकती है इम्प्योरिटी आपके प्रोडक्ट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए AgH3 जिसे AgH3 से हम आर्सीन बोलते हैं, इसको मरकरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें क्या मरकरिक आर्सेनाइड यानी येलो कलर का एक कलर निकलता प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है। तो पहले प्रिंसिपल लिखने से पहले आप 2 लाइन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आर्सेनिक को यानी मरकरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें मरकरिक आर्सेनाइड प्राप्त होता है जो येलो कलर का स्पॉट देता है, और साथ ही HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। एक सेंटेंस लिखें। अब ये सब आर्सेनिक कैसे बनता है, इसका 3 स्टेप है। तो एग्जाम से में यदि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो एक सिंपल सा क्या करेंगे, आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो आप सिंपल ये रिएक्शन लिखिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा, अब आपका लिमिट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने केवल और वही रिएक्शन लिखा, उसे अच्छे से, यदि आपको अच्छे से देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे, वहाँ आपको क्या कर सकते हैं, सब कुछ इजी में देख सकते हैं एकदम डिटेल में, ठीक है। इसमें हो गया। अब यहाँ से एक प्यारा सा डायग्राम है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का, एक प्यारा सा डायग्राम है। यहाँ पर बॉटल लिया गया है और इसमें एक रॉड डाला गया है। रॉड क्या करती थी, यहीं से गैस पास करेगी, ठीक, आर्सेन गैस पास करेगी। अब इसमें क्या होता है, क्लोराइड यानी देखो कॉटन प्लग होता है। यहाँ पर कॉटन प्लग इसलिए लगाया जो गैस जाएगा उसमें जो मॉइस्चर रहेगा, अदर चीज़ें रहेंगी, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। और यहाँ पर रबर की 2 क्या होती, कॉर्क होती है, और इसकी कॉर्क के बीच में HgCl मतलब यानी मरकरिक क्लोराइड का पेपर लगा दिया जाता है, और ये क्लिप के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, ठीक। तो अब इस ऑपरेटर्स का क्या नाम है, यहाँ पर लेके दिखाइए, ठीक। देखिए कितने लोग कमेंट में लिख के दिखाते हैं, कमेंट में इसका क्या करिएगा, यानी इस इंस्ट्रूमेंट का आप नाम लिख के दिखाइए, क्योंकि MCQ में पूछे गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ें पे जो आपको लिखना है। देखिए आपको 2 टेबल बनाना है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेन, मतलब एक आप जो ये लिए गए हैं ऑपरेटर्स, उसमें बॉटल में क्या करिएगा, 1 ml आर्सेन लीजिएगा। कौन सा, आर्सेन लीजिएगा। उसमें कितना ml, इन 50 ml वाटर ऐड करिएगा। कितना, इन 50 ml वाटर ऐड कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ऐड यानी 10 ml स्टेनस HCl एसिड, मतलब आपको 10 ml HCl यानी HCl आपको ऐड करना, भी स्टेनलेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना, ऐड 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, उतना 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्लस 10 ग्राम जिंक होना चाहिए। क्या, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्लस 10 ग्राम जिंक होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद प्लेस इन ऑपरेटर इन 40 मिनट। ये सब करने के बाद आपको ऑपरेटर्स को कहीं उचित जगह पर 40 मिनट के लिए रख देना। कितना, 40 मिनट के लिए आपको रख देना है बेटा, ठीक। यदि 40 मिनट तक रख दिए तो आपका ये होगा। अब टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे हम। टेस्ट सॉल्यूशन में जो ये बनाया गया उसे सैंपल को लेंगे, क्या, जो सैंपल लेंगे डिजॉल्व करेंगे। कितना, 50 ml वाटर में। कितना, 50 ml वाटर में आपको डिजॉल्व करना है। आपको ये यदि याद है तो इसी को जस्ट यहाँ चिपका देंगे, आपका काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 ml, एक ही लाइन आपको याद रखनी है। जो सैंपल लिए गए हैं 50 ml में आपको डिजॉल्व कर देना। उसके बाद 10 ml स्टेनलेस क्लोराइड को लेना है एसिड। उसके बाद 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्लस 10 ग्राम जिंक लेना, उसे भी 40 मिनट के लिए रख देना। अब दोनों यदि रख दिया गया तो कुछ समय के बाद 40 मिनट के बाद उन्हें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। क्या, टेक मरकरिक क्लोराइड पेपर, मरकरिक क्लोराइड एक पेपर होता है, उसी पे उसे हम लेंगे। टेस्ट हैव द लेस स्टेनस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हमारा क्या होगा, ये जो लिमिट टेस्ट है वो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मरकरी
क्लोराइड के बारे में, सॉरी ये तुम्हारा क्या था, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है राइट डाउन द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड इन आयरन। देखिए यदि ऐसे पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, कह देगा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इन क्लोराइड, या तुमसे पूछ सकता लिमिट टेस्ट, पिछले साल का क्वेश्चन में पूछा गया लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इन आयरन, तो उसे डिटेल में 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक, यदि एक क्वेश्चन पूछेगा क्या लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, 3 नंबर में पूछेगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ये जो तीनों टेस्ट पढ़े हैं एज इट इज एग्जाम में 2 टेस्ट आपको आने वाला हो, भी 5 नंबर में, किसी भी फॉर्मेट में आए मगर आने वाला है बेटा। ठीक, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आते हैं किस पे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर केवल रिएक्शन लिखे, आपको सेंटेंस पहले लिखना है तब आपको रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले रिएक्शन यानी सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी क्या लिखा, क्लोराइड आयन को AgNO3 के साथ HNO3 की उपस्थिति में यानी रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें AgNO3 का Ag क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नीचे प्राप्त होता है, प्लस नाइट्रिक आयन NO3 निगेटिव आपका आयन निकलता है वो। ठीक, तो इसी को आपको क्या कर देना है, पहले सेंटेंस लिखना, उसी के बाद रिएक्शन प्यारा सा लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना आपको, यहाँ से मेनली हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर कैसे किया जाता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन बनाएंगे, उसी सोल्यूशन को हम देखेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन में किया जाता है 1 ग्राम यानी 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना, उसमें क्लोराइड आयन सोल्यूशन लेना। उसके बाद कितना 5 ml वाटर ऐड करना, कितना 5 ml वाटर ऐड करना है। उसके बाद क्या कर देना 1 ml HNO3 वो भी क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। 1 ml HNO3 लेना चाहिए, वो भी डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद वैल्यू मेकअप करना, जो भी ये लिए हैं उसमें वैल्यू मेकअप करने कितना 50 ml वाटर से। ठीक है, अब डिपेंड करता है किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली वाटर और अल्कोहल ही यूज होता है। ठीक, तो आपको 50 ml लेना है। उसके बाद क्या लेना है 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन देना, केना 1 ml 0.1 AgNO3 ये कॉन्सेंट्रेशन है, इससे सोल्यूशन आपको लेना है। ठीक, ये लेने के बाद आपको एक जगह रख देना। उसके बाद टेस्ट सोल्यूशन आपको बनाना है। टेस्ट सोल्यूशन जो आपका ये सोल्यूशन तैयार हुआ तो 1 ग्राम सैंपल को लेना है, कितने 10 ml में, कितने 10 ml सोल्यूशन में लेना है, 10 ml वाटर इसमें ऐड करना। उसके बाद ये सेम टू सेम प्रोसीजर आपको यहाँ चिपका देना है। ठीक, देखिए 5 ml तो 5 ml वाटर ऐड कर देना है, 1 ml डाइल्यूट HNO3 ऐड कर देना है। उसके बाद वैल्यू मेकअप करना 50 ml के लिए। उसके बाद क्या करना 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन बना के तैयार कर देना। दोनों आपका टेस्ट सोल्यूशन तथा स्टैंडर्ड सोल्यूशन दोनों को तैयार है। अब इसी का ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए यदि टर्बिडिटी लेस स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब जो टेस्ट सोल्यूशन है इससे स्टैंडर्ड के कंपेयर में टर्बिडिटी यदि लेस होगी तो हमारा क्या होगी, यानी लिमिट टेस्ट आपका पास है। यदि ज़्यादा होगी तो लिमिट टेस्ट आपका क्या बेटा, फेल है। ठीक, इसे देख लिए। अब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पे आ जाते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन देख लीजिए बेटा। ठीक, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखो क्या आते हैं, ये प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल देखिए हम बोल दिए पहले, यदि आपको ये रिएक्शन नहीं याद होता तो आप इसके फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, मगर लिख के जरूर आइएगा। सबसे पहले क्या देखो, थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं, क्या थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं, उसे फेरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं। किससे, फेरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एक फेरस साल्ट प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। क्या होता है, यानी फेरस साल्ट प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। इसी को आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देना है। रिएक्शन याद है तो वेल डन बेटा, नहीं याद है तो आप वो सेंटेंस याद करके उसे आप इंग्लिश में वर्ड के फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर। सबसे पहले 2 सोल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक टेस्ट सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में होता है एक्चुअली क्या है, देखिए लेते हैं 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन, उसमें आयरन सोल्यूशन ये सोल्यूशन है बेटा। ठीक है, ये सोल्यूशन है। ठीक, और 20 ml उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। कितना, 20 ml वाटर ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट पर आते हैं, ऐड 2 ml क्या ऐड करना है, सिट्रिक एसिड। वो भी कितना होना चाहिए, 20% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए, यानी 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड, और प्लस 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड करना। क्या, थायोग्लाइकोलिक एसिड करना है।
उसके बाद क्या कर देना है, यानी मेक सोल्यूशन एल्कलाइन विथ अमोनिया, मतलब अमोनिया के द्वारा क्या करिए, जो भी सोल्यूशन है उसे एल्कली नेचर का बनाना। किस नेचर का, एल्कली नेचर का बनाना। एल्कलिक नेचर क्या होता है, बेस को जब वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है, जो भी आपका बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसे हम एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपको क्या कर देना, डाइल्यूट करना कितना, 50 ml विथ वाटर, वाटर के द्वारा उसे डाइल्यूट करना। उससे बाद कलर को हमें देखना है, ठीक है, कलर को देखना, आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब एज इट इज आपको क्या कर देना, टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है। जो भी सैंपल बना है उसे क्या कर देंगे, टेक द सैंपल एंड डिजॉल्व, यानी डिस्टिल वाटर उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद क्या लिखना, ऐड 2 ml 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड प्लस 0.1 ml थाइग्लाइकोलिक एसिड लेना है। उसके बाद मेक द सॉल्यूशन, क्या, मेक द सॉल्यूशन, ठीक, मेक सोल्यूशन एल्कलाइन विथ अमोनिया, अमोनिया के द्वारा उसके सोल्यूशन को बनाना है। उसके बाद डाइल्यूट करना 50 ml विथ वाटर। उसके बाद एब्जॉर्ब करना कलर, मतलब ये जो लिखे हैं इसी को यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट सोल्यूशन, फिर दोनों को देखेंगे, यदि आपकी टर्बिडिटी, कलर तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट सोल्यूशन का क्या होगा, इससे यदि लेस होगा तो ये पास है, इससे यदि ये ज़्यादा होगा कलर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो जाहिर सी बात तुम्हारा फेल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारा 2 सॉल्यूशन बन के यहाँ इजीली तैयार है बेटा, ठीक है, इजीली 2 सॉल्यूशन बन के तैयार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, अब दे रखा क्या, डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। इसके पहले आपका पूछा गया था एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं पूछा गया था, आपके पिछले ईयर में पूछा गया था, यानी पूछा डिफाइन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इस ईयर मतलब 2022 में पूछा गया था रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इस साल आपका एसिड बेस टाइट्रेशन आने की पॉसिबिलिटी 150% है। कितना, 150% है, ठीक है। तो आप इसे किसी भी कंडीशन में टाइट्रेशन याद कर लीजिए। ठीक, चलिए हम देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को डिटेल में एकदम से, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से दे रखा एसिड बेस टाइट्रेशन, तो इसे ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो लिंक में जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इसका वीडियो अलग से भी बना दिएगा, मतलब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसे तेज़ी से लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन यूज फॉर द एनालाइज द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन बेस क्वान्टिटी, यानी क्वान्टिटिवेटली, मतलब क्या होता है, एक हमारे पास सोल्यूशन है, अब टाइट्रेशन क्या क्यों जाता है, कोई अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें कितना परसेंट एसिड है, कितना परसेंट बेस है, उसी के क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन। किसका, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर देते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे देखा, द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी अकरिंग बिटवीन एसिड इन बेस, मतलब अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ही एसिड बेस होता है, टाइट्रेशन इसी पे ही बेस होता है। जैसे क्या, एसिड यदि बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है, किसी भी एसिड का यदि बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास एक साल्ट प्राप्त होता है प्लस एक वाटर प्राप्त होता है। क्या, एक साल्ट प्राप्त होता है प्लस एक वाटर प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यानी H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड क्या होता है, HNO3 जिसे हम सिरका के रूप में पर डे खाते हैं, लैक्टिक एसिड दूध के रूप में पर डे पीते हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH और KH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH होता है। ठीक, इसके बारे में यहाँ से लिख दिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरी। हमारे पास क्या होता है, 3 थ्योरी है इस एसिड बेस टाइट्रेशन पे, 3 थ्योरी है। ये 5 नंबर में आएगा तो डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, 3 थ्योरी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एसिड बेस, मतलब 3 थ्योरी हमारे पास है जो क्या कर देती हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन को अच्छे से डिफाइन करती हैं। सबसे पहले आर्हीनियस थ्योरी, दूसरा ब्रोनस्टेल लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी, यानी 3 थ्योरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसे, आर्हीनियस थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, आर्हीनियस थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसिड होता क्या है, एसिड इज ए सबस्टेंस विच डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यानी आर्हीनियस के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को यदि हम क्या कर देते हैं, पानी में डालते हैं तो कौन सा आयन देता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है।
ऐसे 2-4 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, तो ये लाइन जरूर लिखिएगा। बेस क्या कर देता, किसी भी बेस को यदि यानी क्या होता है, यानी विच डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन, किसी भी बेस को यदि पानी में उठा के डालेंगे तो कौन सा आयन देना चाहिए, OH आयन देना चाहिए। कौन सा आयन, OH आयन देना चाहिए, जो यहाँ पर है। ठीक, अब होता क्या है एक्चुअली, जब पानी में डाला जाता है तो होता क्या है, देखिए ये Cl को यदि एक्वस कंडीशन में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन अलग और तुम्हारा यानी क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। ठीक, या हम किसी बेस को डालें तो किसी भी बेस को डाले जाते हैं तो OH आयन अलग हो जाता है और सोडियम आयन अलग हो जाता है। ये आपका प्यारा सा था आर्हीनियस थ्योरी के बारे में। ठीक, अब इनकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। ये अब मान लेते हैं कोई एसिड या बेस वाटर में डिजॉल्व भी नहीं हो रहा तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इनकी थ्योरी वहाँ पर फेल हो गई। ठीक, तो यहाँ पर उसे लिख के दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्या, ब्रोनेस्टेड-लाउरी थ्योरी। ब्रोनेस्टेड-लाउरी थ्योरी उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या होता है, एसिड इज ए सबस्टेंस विच डोनेट ए प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। मतलब एसिड क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस जो डोनेट करता है प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, उसे हम एसिड बोलते हैं। जैसे देखिए एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। कौन सा बेस बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। और जो बेस होता है वो क्या कर देता है, इट इज सबस्टेंस विच कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटॉन, ये डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग में ये प्रोटॉन के बारे में बताए थे। इन्होंने बताया था कि मतलब कोई भी एसिड होता है वो डोनेट प्रोटॉन करता है, कोई भी बेस होता है वो एक्सेप्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इतना समझे थे बस। ठीक है, ये होते थे। अब इन्होंने क्या लिख दिया, एन एसिड ये प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये वाला टर्मोलॉजी याद रखिएगा इनके केस में। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशन क्या हो गई, कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं यानी एसिड बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को यानी प्रोटॉन को देते ही नहीं, तब क्या होगा, तब यहाँ पर इनकी थ्योरी फेल हो गई। लिमिटेशन, कॉमनली मोस्ट ऑफ द एसिड प्रोटॉनिक इन नेचर बट ऑफ द सम आर नॉट। मतलब मोस्टली देखा जाए तो प्रोटॉनिक नेचर के होते हैं तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे। मतलब कुछ ऐसे भी यानी एसिड या बेस होते हैं जो क्या कर देते हैं, न तो प्रोटॉन देते हैं न तो लेते हैं भाई। ठीक, देयर आर द मैनी एसिड एंड बेस केमिकल रिएक्शन इन द प्रोटॉन ट्रांसफर डू नॉट अकर, पाया ही नहीं जाता। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यानी COCl2 Nu2O4, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, इनके लिमिटेशन थे। लेविस थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। लेविस थ्योरी क्या कर देती है, अब इन्होंने ये प्रोटॉन के बारे में बोला, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल दिए। ठीक है, तो एसिड और बेस, एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, एसिड जो होता है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। इसे टर्मोलॉजी को याद रखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। देखिए अब लिखा क्या है, लेविस तथा लेविस एसिड तथा लेविस बेस शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट। मतलब लेविस एसिड और लेविस बेस क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपने आप में पेयर करते हैं, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन एसिड और बेस के बीच में बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या से होता है, देखिए लेविस बेस आयन बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को माने कि हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एसिड है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एसिड इलेक्ट्रॉन को, देखिए ये एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए ये ला रहा है, बेटा लाओ लाओ कोई टेंशन नहीं, यहाँ से ये ले लेता। बेस यानी जो बेस है, बेबी को तो बेस पसंद ही है तो ये क्या करेगी, डोनेट कर देगी। क्या, डोनेट कर देगी। तो इजीली ये डोनेट हो गया, जिससे क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इनकी लिमिटेशन क्या होती है, एसिड और बेस कैन नॉट अरेंज इन द ऑर्डर टू स्ट्रेंथ ऑफ द देयर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द रिएक्शन टाइप। एसिड बेस को हम अरेंज कभी भी नहीं कर सकते उनके स्ट्रेंथ के आधार पर, अब वो डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये था इसके बारे में 3 थ्योरी के बारे में। 3 थ्योरी आप भूलाइएगा नहीं, एक बार रिपीट करिए। पहले ने आर्हीनियस ने बोला था क्या, किसी भी एसिड को यदि पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन, किसी भी बेस को डाला जाता है तो OH आयन निकलता है। अब आते हैं ब्रोन्स्टेड-लाउरी थ्योरी पे आते हैं। लाउरी थ्योरी ने कहा बोला था कि यानी उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था, और लेविस थ्योरी क्या बताती थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती थी। इतना आप याद रखिएगा, इसी लिख दीजिएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी में आता है। न्यूट्रलाइजेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस पे बेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका एक साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एक एसिड यानी वाटर बनाते हैं तो साल्ट बनाते हैं। साल्ट भी आपका क्या जो प्रेजेंट टाइम में खाते हैं
न्यूट्रलाइज है, पानी भी तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब यहाँ पर एसिड बेस है कि नहीं, तो इसके लिए इंडिकेटर आता है। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर दीज आर सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर या स्मेल डिफरेंट टाइप ऑफ द सबस्टेंस। मतलब ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ तो टोटल 4-5 है इंडिकेटर, मतलब हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 3 लिखा गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना बचपन में 9th में पढ़ेंगे कि एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है, बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कैसे होता है, वही एक्चुअली इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर हमारे 3 है, लिटमस, फिनाप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज है। लिटमस पेपर क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता, तो उसे एसिड बोलेंगे। बेस क्या बोलेंगे, उसी का उल्टा होता है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता। मगर फिनाप्थलीन क्या होता है, एसिड में यदि डाला जाएगा तो कोई भी कलर नहीं चेंज करेगा, बेस में डाला जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। इसमें शॉर्ट में वीडियो बना दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिनाप्थलीन अपना कलर चेंज करता है। मेथाइल ऑरेंज एसिड रहेगा तो रेड कलर का देगा और बेस रहेगा तो येलो कलर का देगा। तो ये था इंडिकेटर के बारे में। लास्ट पे आते हैं यूज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। काहे एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, कोई तो यूज होगा, तो उसके लिए देखो डिटर्मिनेशन ऑफ द बार्बिटूरेट, बार्बिटूरेट को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर देते हैं। यानी देखो निकोटिनिक एसिड को यानी डिटरमाइन करने के लिए, अमीनो एसिड को एस्पिरिन यानी क्या होता है एस्पिरिन को डिटेक्ट करने के लिए, हम इन सबको डिटरमाइन करने के लिए एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे